प्राइमरी की महत्वपूर्ण सीरीज है 50 प्रश्नों की, जहां पे जूनियर शिक्षक भर्ती में सभी के लिए अनिवार्य पेपर है। उसके निःशुल्क क्लास एज ए गेस्ट ग्रुप में मैं दुर्गेश ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पे तो यूट्यूब पर आपके लिए लेकर लाइव आया हूं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है जूनियर एडेड कॉलेज में, तो भैया बिना देरी किए इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास के अब सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस सीरीज में आपको प्रश्नों की पूर्ण व्याख्या मिलेगी, क्योंकि व्याख्या के बिना आपकी सीरीज, आपका हल दोनों ही निरर्थक रहेगा। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, ये प्रश्न बैंक जो है ये पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर तैयार किया गया है, जहां पे जीएस, जीके, करंट के सभी विषयों की समावेशन है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। जी हाँ, कह रहा है हड़प्पा कालीन सभ्यता, जो भारतीय इतिहास से संबंधित है, जो आपके एसएसटी और फर्स्ट पेपर दोनों के सिलेबस में है। कह रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्न कोठार अनाज संग्रह करने का कहां पे मिला। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल अन्न कोठार अर्थात अनाज संग्रह करने का स्थान कहां पे मिला। जी हां, इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा मोहनजोदड़ो होगा। क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये लगभग 45.71 मीटर था। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 15.23 मीटर था। जी हाँ, ये सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ से विशाल स्नानागार तथा सभा भवन भी मिले थे, यहाँ पे स्नानागार भी मिले थे। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशाल स्नानागार भी मिला था। एक प्रश्न तैयार। फिर सभा भवन मिला था। फिर क्या मिला था? सभा भवन मिला था। मतलब सोचिए, एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार हो गए। जी हाँ, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला, इसमें से किससे सही मिलान किया गया है? ध्यान से देखिएगा। यहां पर बुद्ध का जो जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? बुद्ध का जन्म, बताइए, बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का ज्ञानोदय कहां पर हुआ था? तो बुद्ध का जो ज्ञानोदय हुआ था वो बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध की जो जीवन थी उससे जुड़ी हुई एक घटना है आपके लिए। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने है प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले छोटा कर दे रहा हूँ। ये प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि सही मिलान के गौतम बुद्ध का जीवन है यहाँ पे, और यहाँ पर घटना से जुड़ा स्तर है। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी इस समय कहां पर है? कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अगर साफ नहीं दिख रही तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। बुद्ध का ज्ञानोदय, जी हाँ, बुद्ध का जो ज्ञानोदय हुआ था वो कहां पर हुआ था? बोधगया में। बोधगया बिहार में है। बुद्ध की पहली सीख कहां पे थी? सारनाथ में थी। कहां पे? सारनाथ। बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, बोधगया बिहार, लुम्बिनी नेपाल। तो यहां से आपके 4 बड़े प्रश्न तैयार हो गए। अब आपको प्रश्न का उत्तर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये 50 नंबर की सीरीज सबके लिए अनिवार्य है। इसलिए सभी साथियों को शेयर करिएगा, क्योंकि यह क्लास आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास बनेगी। आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ईश्वर है तथा ईश्वर में मेरी आत्मा दर्शन मिलता है। जी हां, इसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब आपका जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, दर्शन मिलता है, कहां मिलता है? जरूर कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा उपनिषद में। कहां होगा? उपनिषद। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, ये उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में सृष्टि का सारभूत तत्व ब्राह्मण तथा व्यक्ति के शरीर का सारभूत तत्व आत्मन में तादात्म्य स्थापित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी राइट आंसर होगा। अगला है आपके लिए। जी हां, जल्दी से कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है प्रश्न नंबर 4,
कह रहा है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी प्रमुख पुस्तक क्या है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, ये दृढ़ संकल्प ले लीजिएगा कि बिना नियुक्ति लिए हम लोग सांस नहीं लेंगे। ये आपके 45 दिन आपके जीवन का ऐतिहासिक दिन है। जी हाँ, शासनकाल की बात की जाए तो यह होगा प्रश्न नंबर 4 का जवाब मोहम्मद बिन तुगलक। इसे सन की बादशाह के नाम से जाना जाता था। इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसकी प्रमुख पुस्तक का नाम बताइएगा जो परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, जिसने राजधानी हाथी साहब ठीक है परिवर्तन किया था। दूसरी बात, इसने दबाव कर वृद्धि किया था। इसकी जितनी भी योजनाएं थी फेल हो गई थी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगला है, इतिहास में जहीर उद्दीन मोहम्मद किस शासक को जाना जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, लगा दीजिए अपनी औकात। इस बार इस भर्ती में एक सीट आपको लेना है। ये उतनी आसान नौकरी नहीं है, लेकिन आसान बनानी है। जी हां, मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से राजधानी दिल्ली बनाई थी। देखिएगा, इतिहास में जहीरुद्दीन मोहम्मद, जी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह इस प्रश्न का उत्तर होगा बाबर को। जी हां, बाबर जो भारत में मुगल बादशाह, मुगल वंश की नींव रखी थी। जी हां, तो यहां पर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम था। जी हां, अकबर की बात अगर हम करें तो इसका अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन मोहम्मद, ये अकबर का नाम था। किसका नाम था? ये अकबर का नाम था। लेकिन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये किसका नाम था? यह आपके बाबर का नाम था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। दोनों प्रश्न में याद रखिएगा, थोड़ा सा माइनर अंतर आपके आता है क्या कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का नाम था और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर किसका नाम था? अकबर का नाम था। जी हां सभी साथियों, शाहजहां का ऐतिहासिक काल या शाहजहां का स्थापत्य कला आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वहीं औरंगजेब के शासन की जो नीतियां थी वो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि औरंगजेब के बाद तुरंत भारत में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। 1707 के बाद जिस प्रकार से हम देखेंगे मुगल वंश एक तरह समाप्ति की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब हम इसकी थियरी पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से आनंदमय तरह से पढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, प्रश्न नंबर 6। तो जल्दी से भैया, जितने भी सहारी जिनकी इच्छा इस बार एक नौकरी करने की, तो भैया जवाब दीजिएगा। ये मान करके परीक्षा में बैठे हैं, ये परीक्षा हल का प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अबुल फजल, ये अनिवार्य प्रश्न है सभी के लिए, किसके शासनकाल में प्रसिद्ध राज दरबारी इतिहासकार थे? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी बताइए। सभी लोग, अबुल फजल किसके शासनकाल में राज दरबारी था? बताइए जल्दी जल्दी। देखिए, अगर अबुल फजल की बात की जाए, अबुल फजल 9 रत्नों में से एक था। कितना? 9 रत्नों में से एक था। अब बताइए 9 रत्न किसके दरबार में थे? तो 9 रत्न अकबर के दरबार में थे। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिएगा। कमेंट करने के बाद दिए गए जवाब दीजिएगा। अगर हम अबुल फजल की रचना पूछें, इसकी जो ग्रंथ थी अबुल फजल की, उसका नाम था अकबर नामा। अगर अकबर नामा पूछा जाए किसकी कृति, किसकी रचना है, तो अबुल फजल की है। अबुल फजल ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल। और इनके बारे में और कोई चीज प्रसिद्ध हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आप जानते हो। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अकबर। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसके पिता इसे शेखू बाबा कह के पुकारते थे, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था? जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न हम आगे बढ़ रहे हैं। शाहजहां के बारे में बताइएगा, जहांगीर के बारे में बताइएगा, क्योंकि ये सभी कुछ महत्वपूर्ण लाइन है और आपको कितना पता है वो जरूर हमें बताइएगा। देखिए सभी साथी जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कमेंट करे ना करे, लेकिन वीडियो को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दे और 9:30 बजे मोबाइल में अलार्म लगा ले, तब तक जब तक परीक्षा हो ना जाए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सांप्रदायिक पंच निर्णय कम्युनियल अवार्ड की
अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कब की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। जी हां, ये किसके द्वारा की गई थी? मैकडोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। जी हां, कब की गई थी? ये 16 अगस्त 1932 को। जी हां, 16 अगस्त 1932 को। जी हां, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेखू बाबा सलीम का नाम था, सॉरी, सेखू बाबा सलीम को कह के बुलाता था। सलीम, सलीम को सेखू बाबा, शेखू बाबा, और इसका नाम जहांगीर था। ठीक है, ठीक, सॉरी, सेखू बाबा सलीम जहांगीर को कह के बुलाता था। ठीक है, ये अपने पुत्र को बुलाता था। ठीक है, अकबर अपने पुत्र को जहांगीर को सेखू बाबा कह के बुलाता था। उसका एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र था, मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, इसलिए इसे सेखू बाबा या सलीम इसका नाम पड़ा। बंग भंग आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिक परीक्षा वाले प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो इसका पढ़ाना मेरा बेकार है। जी हां, आराम से पढ़िए, इसको नोट डाउन करते चलिए। इसकी पीडीएफ आप लिख लीजिएगा, आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कॉपी कलम निकालकर सभी को लिखते चलिएगा। यार इतना भी खराब नहीं पढ़ा रहे कि वीडियो की संख्या कम है। अरे कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, यूट्यूब पर, दोनों पर निःशुल्क। देखिए, बंग भंग को किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये कब हुआ था? ये 1905 में हुआ था। कब? 1905 में। ठीक है, यह बंगाल विभाजन के विरुद्ध इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। ये किसके? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो एक छोटा सवाल कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? जी हां, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा, जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगला, भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? यह भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जी हां, ई लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स में सारे सवाल के उत्तर आपको मिल चुके होंगे। जल्दी जल्दी बताइए, भारत में राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर एकदम आसान है। देखिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह राजा राम मोहन राय होगा। क्या होगा? राजा राम मोहन राय इज राइट आंसर होगा। जी हां, ठीक, ध्यान से देखिएगा, राजा राम मोहन राय प्रश्न का सही जवाब है। प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे करंट की सीरीज चलती है, टॉप 20 नैनो मैगजीन। जी हां, परीक्षा वाले प्रश्न। हम आगे चल अगले प्रश्न की तरफ। अरे दयानंद सरस्वती के बारे में कोई एक बात बताइए, रामकृष्ण परमहंस के बारे में कोई एक बात बताइए, सब बताइए। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है, इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, करेंट, रीजनिंग, कंप्यूटर, विविध, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सभी का मिश्रण है। भारत के राष्ट्रध्वज में कितने तीलियां होती हैं? कितनी स्पोक होती हैं? इन तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? जी हां, तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? कोई कमेंट कर बता सकता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दो तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? बताइए, दो तीलियों के बीच में कितने अंश का कोण होता है? बहुत आसान, कि पूरा 360 डिग्री होता है, उसमें 24 तीलियां होती हैं, काटेंगे तो 15 डिग्री होगा। जी हां, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा कि दो तीलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण होता है। याद रखिएगा, 360 है और 24 से भाग दे देंगे तो दो तीलियों के बीच में 15 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, यह बात आप लोग जानते रहिएगा। ठीक, नेवी ब्लू कलर की होता है। चलिए, अगला है, कौन सी फिल्म कमल हसन द्वारा अभिनीत नहीं है? जल्दी से बताइएगा फटाफट कमेंट करके। अगर ये सिलेक्शन वाले प्रश्न है, ये परीक्षा वाले प्रश्न है, ये जूनियर शिक्षक भर्ती पेपर फर्स्ट सभी के लिए अनिवार्य है। 9:30 बजे की सीरीज आपके लिए है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा हे राम है, तेनाली है, सनम तेरी कसम है, इंडिया नहीं है। जी हां, यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने,
शेख चिन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र से वादक थे? जी हाँ, ये विविध का सवाल है। शेख चिन्ना मौलाना किस वाद्य यंत्र के विख्यात वादक थे? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यह क्लास आपको फेसबुक पेज, यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क लाइव मिल रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। शेख चिन्ना मौलाना किसके थे? जी हाँ, यहां से इसमें जो होगा आपको ये उत्कृष्ट वादक थे, यहां पर इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये शेख चिन्ना मौलाना कर्नाटक शैली के थे। किसके? कर्नाटक शैली के थे। कर्नाटक शैली के संगीतज्ञ थे। क्या थे? संगीतज्ञ थे। ये क्या थे? संगीतज्ञ थे। और नादेश्वरम के उत्कृष्ट वादक थे। किसके? नादेश्वरम के उत्कृष्ट वादक थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। अगला, गोलन व्हाइट्स का विवाद किन दो देशों के बीच है? आपने देखा ये पूरी तरह से प्रश्न बैंक किसके लिए बना है? आपके सिलेक्शन के लिए बना है कि गोलन व्हाइट विवाद, जी हां, का मामला किन दो देशों के बीच है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी साथी, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए, गोलन हाइट्स विवाद का मामला किन दो देशों के बीच हुआ? देखिए, यह हुआ था इजराइल और सीरिया के बीच। किसके बीच? इजराइल व सीरिया के बीच। यहां भी क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। क्या होगा? डी। क्या होगा? डी। इसमें से कोई नहीं आपके लिए होगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है इसमें से कोई नहीं, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, हाँ, जी हाँ, इसमें से कोई नहीं वालों का जवाब पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। यहूदी धर्म एवं ईसाई धर्म का उदय कहां हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा यार, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। यहूदी एवं ईसाई धर्म का, देखिए प्रश्न बैंक आपके लिए बनाया गया ताकि आप ना क्या करें, तथ्य को समझे और सिलेक्शन के और करीब पहुंचे। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप सिलेक्शन के एकदम करीब होंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय हुआ। प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अगर ईसाई धर्म की बात की जाए, अगर हम यहाँ पे ईसाई धर्म की बात करते हैं एक तरफ, इस धर्म के अगर हम प्रवर्तक की बात करें तो कौन थे? ईसा मसीह थे। इसे हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं। जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह कहते हैं। ये यहूदी, ये रोमन साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, यरूशलेम में ईसा का आगमन के पश्चात सत्ताधारी वर्ग इन्हें सलीब, क्रॉस पर लटका दिया। कहां पर? क्रॉस पर कहां लटकाया था? लिख लीजिएगा, यरूशलेम में। माना जाता है कि मृत्यु के तीसरे दिन ईसा मसीह पुनः जीवित हो उठे थे। ईसा मसीह के शिष्यों को ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग अर्थात ईसाई धर्म का फिलिस्तीन में सर्वप्रथम प्रचार किया, जहां वह रोम और फिर समस्त यूरोप में फैला। यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन है? मूसा। यहूदी धर्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहूदी धर्म के प्रवर्तक कौन है? मूसा। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये सारे परीक्षा वाले प्रश्न हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा? फिलिस्तीन। कहां होगा? फिलिस्तीन में हुआ। कैसे? क्योंकि ईसा मसीह के शिष्यों के द्वारा बताए गए मार्ग अर्थात ईसाई धर्म का फिलिस्तीन में सबसे पहले प्रचार किया गया, जहां रोम फिर समस्त इस रोम में फैला। फिलिस्तीन के बाद कहां फैला? रोम में। फिर कहां फैला? रोम। रोम के बाद फिर यूरोप में। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह डी आपका राइट आंसर होगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कितने बजे क्लास चलती है आप लोग को पता है ना? 9:30 बजे पेपर फर्स्ट। देखिए, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? सभी लोग कमेंट करिएगा, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? देखिए, इसमें सभी विषय है, इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल, करेंट, रीजनिंग और उन महत्वपूर्ण सीरीज सामान्य विज्ञान की जो परीक्षा वाले प्रश्न होते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा,
देखिए, औद्योगिक क्रांति का मतलब यहां पर क्या होगा? औद्योगिक क्रांति जब आई तो फासिज्म को नहीं बढ़ावा मिला, प्रजातंत्र को नहीं, आधुनिक को नहीं। जब पूंजीवाद का जन्म हुआ तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आई, इलेक्ट्रॉनिक चीजें शुरू हुई और उद्योग की तरफ बढ़ा तो पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ, पूंजीवाद का जन्म हुआ। इसलिए प्रश्न नंबर 15 का जवाब ए होगा। जी हाँ, निम्न में से किस राज्य के निवासी को हम लेप्चा कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये परीक्षा वाले प्रश्न है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। सिक्किम, सिक्किम की पता है एक बात आप लोग जानते रहिएगा, सिक्किम भारत का राज्य कौन सा था? ये भारत का 22वां राज्य बना। कब? 22वां राज्य बना। इसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले राज्य बनाया गया, फिर 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत की श्रेणी में ला लिया गया। और ध्यान रखिएगा, ये इसकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक, लेप्चा यहाँ की जनजाति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम सिलेक्शन वाले प्रश्न है। अगला है आपके लिए, गंगा के मैदान के बीच जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट सभी लोग करिएगा, बताइए सभी लोग। देखिए, जलोढ़ दो प्रकार की होती है, मैं यहां पे लिख रहा हूं जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। जलोढ़ मृदा या मिट्टी लिख देते हैं, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो होती है। ठीक, एक होती है पुरानी, दूसरी होती है नई। तो पुरानी वाली को क्या कहते हैं? पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन को कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ठीक, अब आपको बताना है गंगा मैदान के बीच की जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है खादर। रेगुर मिट्टी क्या होती है? ये काली मिट्टी होती है, काली या कपासी मिट्टी, ये कपासी मिट्टी। खादर मिट्टी, इन मिट्टियों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बांगर मिट्टी नदी के जल के प्राप्त न होने पर भूमि ऊंची होने के कारण जल तल नीचा होने से सिंचाई की आवश्यकता होती है। इन मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना, जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। ये मिट्टियां विश्व में बहुत ही उपजाऊ होती है। ये मिट्टियां क्या होती है? बहुत ही उपजाऊ होती हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 17 का जितने लोगों ने उत्तर ए दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं, कपासी मिट्टी कहते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ का एक नाम और क्या है? बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बताइए जल्दी से कमेंट करके। भारतीय जलवायु कैसी जलवायु कहलाती है? भैया भारतीय जलवायु है, कैसी जलवायु कैसी कहलाती है? माना ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा काम चलाऊं भारत हो गया। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, हाँ आपके समझने भर के लिए भारत बन गया है। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, लाइक नहीं किया है यार, लाइक करने के बाद ना वीडियो को शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, भारतीय जलवायु कैसी जलवायु कहलाती है? यहाँ पर ये जैसे ये पूरा ग्लोब हो गया, इस ग्लोब में भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है, माने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का देश। देखिए भारत यहाँ पे है, भारत यहाँ पर है। तो भारत कैसा है? यहाँ पर ऊंच कटिबंधीय है, शीतोष्ण है नहीं, उपोष्ण है नहीं, यह ऊंच कटिबंधीय क्षेत्र है। कैसा है? ऊंच कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पे विकल्प के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ऊंच कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, ऊंच कटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत की है। इसकी प्रमुख विशेषता है पवनों की अधिकता, वायु की शुष्कता,
अधिक दैनिक तापांतर, वर्षा की न्यूनता। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इस प्रश्न का सही होगा। ठीक, किसी भी समस्या के लिए आप क्लास के लास्ट में पूछेगा, अभी केवल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। 45 दिन है और आपको नौकरी लेनी है, इतनी आसान नहीं जितनी आप समझते हैं, इसलिए पूरे मनयोग के साथ पहले पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले सिलेक्शन के लिए पढ़िए, बातें लास्ट में करते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? प्रश्न नंबर 19, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइए। प्रश्न नंबर 19, ये 50 प्रश्न की प्रश्न बैंक है। देखिए कौन सी जोड़ी गलत है, 3 सही 1 गलत है, तो बताइए कौन सी गलत है। देखिए एस्किमो अलास्का में है। एस्किमो एक जनजाति होती है, ध्यान से देखिएगा, एस्किमो एक ऐसी जनजाति होती है जो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। अगर देखा जाए एक तरह से कह दे तो यह उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे अलास्का हुआ, कनाडा हुआ, साइबेरियन क्षेत्र हुआ, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये बर्फ के घर में अर्धवृत्ताकार, ये बर्फ के घर में रहते हैं, जिसे हम इग्लू के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 2 परतों में होते हैं। ये शिकार करने के लिए एक औजार इस्तेमाल करते हैं, उसे हम हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून से ये शिकार करते हैं। उसके बाद ये उसके सील मछली का शिकार करते हैं, प्रायः उसके चर्बी से आग जलाते हैं और चमड़े से उसके कपड़े सीते हैं, मांस उसका खाते हैं और हड्डी से नाव बनाते हैं। और कभी कभी ये कुत्तों की गाड़ी बनाते हैं, स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। इनकी नाव को क्या कहते हैं? कयाक कहते हैं। ठीक है, इनके नाव को क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अफ्रीकी उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये भी सही है। अफ्रीकी जो उत्तर पश्चिमी पिग्मी कांगो बेसिन ना, पिग्मी क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, पिग्मी एक जनजाति होती है। इसकी हाइट जो होती है ये 115 से 125 होती है, 115 से लेकर 125 सेमी तक होती है। ये अपने गले में बांस की सीटी बांध के रखते हैं। ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बंदरों की तरह चढ़ते हैं। ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये अफ्रीकी क्षेत्र है। हाँ, और इनकी हाइट कम होती है, केला इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है और ये पक्षियों की आवाज निकालते हैं। बोडा नहीं है, सहारा के मरुस्थल में पाया जाता है। लेकिन 20 प्रश्न का गलत है। क्यों? अफ्रीकी जनजाति दक्षिण एशिया में मिलती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी, जो गलत है वही सही होगी। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है उन सभी का जवाब सही होगा। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 45 दिन है नौकरी करने के लिए। बताइए, जोड़ियां बनाइए। विश्व के शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व के शक्कर का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। गगनचुंबी भवनों का शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। किसे? न्यूयॉर्क को। सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। कंगारू की भूमि किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक, इसलिए यहां पर जो मिलान था वो मैंने पूरी तरह से आपको मिलान कर दिया। जी हाँ, ये जूनियर का पेपर फर्स्ट है, सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे गणित से हो चाहे गणित विज्ञान से हो। गणित विज्ञान दोनों पढ़ना। देखिए कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं, गणित प्लस विज्ञान से हो, ठीक, ग श्रेणी से हो, चाहे आप ख श्रेणी से SST हो, चाहे आप क से भाषा हो, भाषा में किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, किसी एक का, चाहे आप संस्कृत का करें, चाहे हिंदी का करें, चाहे अंग्रेजी का करें। इनमें से 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 कोई एक होगा। लेकिन 50 नंबर की जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी के लिए अनिवार्य है। जो अभी तक चल रहा है इसमें 50 नंबर सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे ये हो, चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, सातों पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? सातों पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सातों पर्वतों का नगर किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। चाहे आप इसे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा जवाब दिया करिए, गलत या सही। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर जो कमियां हैं वो बाहर निकलती है। ये मानिए परीक्षा हाल में है, आप ये घर बैठे कभी मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आप परीक्षा हाल में बैठे हैं, और जब परीक्षा हाल में होते हैं तब इसका जवाब आपको कैसे देना होगा। जल्दी से बताइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये होगा रोम। एकदम राइट आंसर है रोम। देखिए, रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं क्योंकि ये आल्पस पर्वत श्रेणी के 7 पर्वतों पर स्थित है। किस पर? आल्पस पर्वत पर।
आल्पस पर्वत के 7 श्रेणियों में स्थित है। यह शहर टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रोम किसके नगर बसा है? रोम टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे बसा है। रखते चलिए। यह इटली की राजधानी, रोम क्या है? इटली की राजधानी है। इटली की राजधानी। कितने प्रश्न क्लियर हुए? पहला, इटली की राजधानी रोम है। यह आल्पस पर्वत जो है ये 7 श्रेणियों के मध्य है, इसलिए रोम को 7 पर्वतों का नगर कहते हैं। यह टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। तो कितने प्रश्न हमने आपका तैयार करा दिया। ठीक, जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है वो 3 डॉट विंडो पर क्लिक कर कर वीडियो की क्वालिटी एचडी कर दे। पूरी तरह से वीडियो एचडी में चलना शुरू होगा। अगला प्रश्न नंबर 22, जवाब दीजिएगा। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहां होते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। सभी साथी यार शेयर कर दीजिए। 5000 संख्या तो पहुंचा सकते हैं आप लोग, पहुंचाइए, शेयर करिए। पैसे नहीं कटेंगे आपके, यकीन मानिए। अगर पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ेंगे ना, ईमानदारी के साथ आपको नौकरी जरूर मिलेगी। उतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। जी हां, उतनी नौकरी आसान नहीं है। मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहां होते हैं? 22 का जवाब दीजिएगा। जी हां, ये मध्य अक्षांशों पर होते हैं। कहां पर? मध्य अक्षांशों पर होते हैं। यहां पर जलवायु ग्रीष्म काल में पछुआ पवन, शीतकाल में ध्रुवीय हवा प्रभावित होती है। यहां पर तापीय विषमता अधिक पाई जाती है। किन क्षेत्रों की बात हो रही है? इन क्षेत्रों की बात हो रही है। इन क्षेत्रों की बात हो रही है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। ये भूगोल के प्रश्न आपके लिए चल रहे हैं। किसके प्रश्न है? भूगोल के प्रश्न है आपके लिए। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम कहां पर होगी? एकदम आसान प्रश्न है। पृथ्वी सबसे ज्यादा घूर्णन कहां करेगी? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। जितने लोग इन वीडियो को लाइक और शेयर के ईश्वर करें। इस बार शिक्षक भर्ती में उनके स्थान फिक्स हो जाएं, क्योंकि उनके मां बाप की जो उम्मीदें हैं वो पूरी तरह से पूरी हो जाएं। और अब की बार एक सीट हमार। देखिए यहां पर पृथ्वी की उच्चतम गति होगी, ये भूमध्य रेखा पे होगी। कहां पे? भूमध्य रेखा पर होगी। और अगर ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर तो न्यूनतम होगी। कहां होगी? ध्रुवों पर न्यूनतम होगी। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होगी? न्यूनतम होगी। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होगी। कितनी होगी? 1675 किलोमीटर प्रति आवर्ष होगी। ठीक है, 1675, कहीं कहीं आपको 1610 मिल जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ध्रुवों पर क्या होती है? शून्य होती है। ध्रुवों पर क्या होती है? न्यूनतम का मतलब शून्य लिख देते हैं। ध्रुवों पर क्या होगी? शून्य होती है। ध्रुवों पर शून्य। 2 प्रश्न आपका तैयार कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है ध्रुवों पर शून्य होती है, और भूमध्य रेखा पर लगभग 1675 किलोमीटर प्रति आवर्ष की गति से चलती है। सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? जितने वीडियो को लाइव देख रहे थे, हाँ, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर निःशुल्क चल रहा है। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन से घटक मिट्टी से बनाते हैं? निम्न के कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। सभी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। मेरी क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क आपको उपलब्ध है। यह क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे, 9:30 बजे, जी हाँ, एकदम मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। मिट्टी के कौन से घटक है बताइए? परीक्षा में अगर प्रश्न आएगा तो क्या होगा? जल्दी कमेंट करिएगा। जी हां, प्रश्न नंबर 24 का जो जवाब होगा, हवा और पानी, बैक्टीरिया तथा केचुआ। ठीक, और महीन पाउडर सैल पदार्थ तथा खाद मिट्टी। कौन से घटक मिट्टी बनाते हैं? देखिए मिट्टी कौन कौन बनाता है। मिट्टी जो है ये भूतल पर पतली परत होती है जो चट्टानों की चूर्ण होती है। ये चट्टानों के टूटने से, खनिज के कणों के, पेड़ पौधे, जीव जंतु के सड़े गड़े जीवित अवशेषों से, जल से, गैसों के मिश्रण से बनकर होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा यहां पर सी होगा, माने ये सभी। क्या होगा? ये सभी इसका राइट आंसर होगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, श्वेत पत्र क्या है?
देखिए मैंने बताया अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपके जैसे परीक्षा का सिलेबस है वैसे इसका पाठ्यक्रम आपके सामने है। श्वेत पत्र क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा, क्योंकि यहां पर नौकरी उतनी आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास 45 दिन है और दूसरी तरफ नौकरी है। लगाइए अपनी औकात, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। श्वेत पत्र की बात कर रहा है। जी हां, यह होगा एक सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के साथ पत्र होता। आपने देखा होगा एक पत्र जारी होता है, लिखा होता है भारत सरकार, तो कैसा होता है, वो श्वेत कलर का होता है, उसी को हम कहते हैं श्वेत पत्र कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ये डी होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये सब परीक्षा वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल सुश्री मीरा साहेब फातिमा बीबी क्या थी? पूर्व राज्यपाल सुश्री मीरा साहेब फातिमा बीबी क्या थी? जी हां, अगर देखा जाए तो यह फातिमा बीबी यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। जी हां, यह क्या थी? जज थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। लिखना चाहें लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। सोचिए ये विविध का प्रश्न है। यहां पर यह नहीं पूछा कि भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश कौन थी, घुमा कर पूछा पूर्व राज्यपाल मीरा साहेब फातिमा बीबी क्या थी। प्राय हम लोग फातिमा बीबी ही जानते हैं। ठीक, कब से कब थी? 1997 से 2001 के बीच थी। ठीक है, क्लियर हुआ? कहां की? तमिलनाडु की। कहां की? तमिलनाडु की। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सोचिए प्रश्न को कितना घुमा कर पूछा है। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में अगर आएंगे तो हमसे और आपसे प्राय गलतियां होती हैं, लेकिन हमको और आपको ये जानना है कि ये गलती परीक्षा हाल में नहीं होने देना है। और ऐसी गलतियां अगर हम परीक्षा हाल में करते हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने प्रश्न नंबर 27। राज्य के राज्यपाल की सेना निवृत्त किस आयु में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का जवाब देखते हैं कौन देता है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जी हां सभी साथी, डेली क्लास की लिंक आप टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा। जी हां, जहां पर आपको करंट की सीरीज लगातार आपको मिलेगी। सुबह 6:30 बजे उसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही भाषा की क्लास, आपको एसएसटी की क्लास, साथ ही आपको विज्ञान और गणित की क्लासेस, सब कुछ आपको मिलेगी। क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। सभी लोग बताइए, देखिए भारत में सेना निवृत्त की अगर आयु पूछा जाए तो कोई सीमा नहीं है। चाहे वो राष्ट्रपति की हो, चाहे प्रधानमंत्री की हो, किसी की हो, वो मृत्युशैया पर बैठा हो फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है। जी हां, वो चुनाव लड़ सकता है। रट लीजिएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई व्यक्ति हो, इनके सेना निवृत्त करने की कोई आयु नहीं है। हां, अध्यापक बनेंगे तो 62 वर्ष हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, चपरासी की होगी, अधिकारी बनने की होगी। नेता की अधिकतम उम्र सीमा नहीं होती। रट लीजिएगा, रट लीजिए, नेताओं के रिटायर्ड का अंतिम समय नहीं होता। जी हां, अगला प्रश्न है, नेताओं के रिटायर्ड होने का कोई उपसीमा नहीं होती। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोच्च होती है? प्रश्न नंबर 28 का जवाब दीजिएगा। एकदम हलवा वाले प्रश्न है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। यार वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको लग रहा है इससे बेहतर कोई पढ़ा देगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में उत्पादकता इस समय सर्वोपरि है। जी हां, इस समय अगर देखा जाए तो परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, मतलब कह सकते हैं सेवा क्षेत्र। क्या? सेवा क्षेत्र। किसमें? सेवा क्षेत्र हो गया। पहले कृषि था लेकिन अब कृषि नहीं है। जी हां, वर्तमान की बात करें तब किसमें? सेवा क्षेत्र में हम आगे हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जी हां, बहुत सारे लोगों ने कृषि बताया है, लेकिन अब जो है सेवा क्षेत्र है, प्राथमिक सेक्टर अब नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? हम आगे चल रहे हैं। ये समझ के रखिए, ये परीक्षा हाल वाली क्लास है। ये परीक्षा में बैठेंगे, जब इतनी गलती यहां कर रहे हैं तो परीक्षा हाल में कितनी गलती होगी। ठीक है, ये परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, यहां पे गलतियों से सीखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, सबको दिख रहा होगा। जी हां, एकदम हलवा वाला प्रश्न आपके लिए आया है। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि गोल्डन
शेक हैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ये काफी विवादित रहा कुछ दिनों पहले। जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी बताइए। कुछ लोग कृषि को लेकर गए हैं सहमत, लेकिन इस समय अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अब सेवा क्षेत्र को बना दिया गया है अधिक उत्पादकता की मांग में। देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सरकारी शिक्षक हो गए और शिक्षक होने के बाद आप चाहते हैं 60 साल की जगह अगर आप 52 साल में रिटायर मांग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गोल्डन शेक हैंड कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जैसे रिटायरमेंट की साल आपकी 60 साल है, आप 55 पे रिटायर हो जाते हैं, 58 पे रिटायर हो जाते हैं, उसे गोल्डन शेक हैंड के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। जी हाँ, रिटायरमेंट पहले ले लेना, समय से पूर्व ले लेना, स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर लेना, यह क्या कहलाता है? गोल्डन शेक हैंड कहलाता है। अगला प्रश्न तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। वैलेंटाइन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, जल्दी से कमेंट जरूर करिएगा। मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का जवाब किसी का गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे इसलिए क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा हमारे देश में शहादत हुई थी जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए हमने ये प्रश्न आपको यहां पे इंक्लूड रख लिया ताकि यहां से जुड़ी चीजें आप जानते रहिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे कुछ लोग इसका दे रहे हैं नई किताब अगर आप पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में उत्पादकता सर्वोपरि है। अर्थव्यवस्था में पूछा है तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र होगा। क्या होगा? सेवा क्षेत्र होगा। और सेवा क्षेत्र इसमें से विकल्प क्या है? सी है। ठीक है, वर्तमान समय। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा सभी साथी, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। बताइए जल्दी से, पर्यटक दिवस कब मनाया जाता है भाई साथी मित्रों? देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा 27 सितंबर। क्या होगा? 27 सितंबर। इसी दिन भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है। भगत सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये होगा। क्लियर? चलिए, मेरी 51 कविता के रचयिता कौन है? मेरी 51 कविता के रचयिता कौन है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। इस देश के निर्माताओं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 45 दिन में इतिहास रचना है, आपको इतना आसान नहीं है। शहीद दिवस, अरे शहीद दिवस से अगर हम बात करें तो शहीद दिवस, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे दो बातें लिख दे रहा हूँ आपको। एक होता शहीद दिवस, एक होता शहीदी दिवस। ध्यान से देखिएगा, एक है आपका शहीद दिवस, दूसरा है शहीदी दिवस। शहीदी दिवस, ये शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, और ये शहीदी दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। यहां पर 3 लोगों को फांसी दी गई थी। यहां पर गांधी जी को गोली लगी थी। ठीक है, और यहां पर क्या होता है? भगत सिंह, राजगुरु, और कौन था? और बताइए, इसी दिन मौसम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, विश्व मौसम दिवस। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो ये याद रखिएगा, शहीद और शहीदी में अंतर याद रखिएगा। शहीदी और शहीद में अंतर याद रखिएगा। ठीक है, दोनों लोग, सभी लोग ध्यान से रखिएगा, कभी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए अब है मेरी 51 कविताएं, किसकी रचना है? जी हाँ, ये अटल बिहारी वाजपेयी के, इसलिए रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं यार, आप हमारा साथ देंगे, भगवान आपका साथ देगा। परीक्षा हाल में जाएंगे, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रश्न की सीरीज मैं करा रहा हूं ये एकदम सिलेबस के आधार पर है और एकदम अकॉर्डिंग टू परीक्षा वाले प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले। माई प्रेसिडेंसी ईयर्स,
कि लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर निःशुल्क मेरे द्वारा होती है, राष्ट्रहित में देश हित में। इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अन्य सभी क्लासेज, भाषा हो, गणित विज्ञान हो, एसएसटी हो, सभी क्लासेज आपको मिलेंगी। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? जी हाँ, ये होंगे आर वेंकटेर रमण। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति हैं और भारत के राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 20 का सही जवाब होगा आर वेंकटेर रमन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। डाक संशोधन बिल जो 1985 में आई थी, ठीक है। अगला है हॉटलाइन क्या है? एक सवाल है आपके सामने, हॉटलाइन क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि हॉटलाइन क्या है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा हॉटलाइन क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं हॉटलाइन क्या है। यह दूरसंचार का संयोग है। जी हां, इसके जरिए पहले चुने हुए स्थान पर कॉल स्वचालित चला जाता है। इसे स्वचालित सिंगलिंग, रिंग डाउन, हाफ हुक सेवा भी कहते हैं। इसे और नाम है, इसे एक नाम क्या है, इसका नाम देखिए क्या क्या है, लिख रहे हैं इसका नाम। इसे हम कहते हैं रिंग डाउन। इसका नाम क्या है? रिंग डाउन। इसका नाम क्या है? रिंग डाउन। फिर इसको क्या कहते हैं? ऑफ हुक। क्या कहते हैं? ऑफ हुक। फिर इसका नाम क्या है? स्वचालित सिंगलिंग। स्वचालित सिंगलिंग। स्वचालित सिंगलिंग मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न मुझे लगता है सबको आता होगा। देखिए, हॉटस्पॉट अलग होता है, कुछ लोग कह रहे हैं हॉटस्पॉट और संवेदनशील क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निम्न में से किसको भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया गया था? मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, किसी का भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 35, ये सब परीक्षा वाले प्रश्न है। जी हां, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। करंट की पीडीएफ आपको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ आपको मिल जाती है, जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से। प्रारंभिक शिक्षा इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा को भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए राइट आंसर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, अपने जीवन में सर्वाधिक ऑस्कर किसने जीता? एकदम इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे एकदम सिलेबस से आपका क्लास चल रहा है, जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है। अपने जीवन में किसने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। अब की बार एक सीट हमार। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, अपने जीवन में किसने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। जी हां, डेविड लीन इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी। डेविड लीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते हैं। ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? अगला सवाल, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देख रहे हैं। चलिए तो देखिए, ऑनलाइन क्लास से नोट के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहां पे फर्स्ट पेपर के साथ साथ सेकंड पेपर की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मेरी क्लास आपको जौनपुर जनपद से निःशुल्क मिलती है, देश हित में और राष्ट्र हित में। हर हर मैदान फतेह। गोल्ड मैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। ध्यान से देखिएगा, यह पर्यावरण, जी हां, यह किसके लिए? यह पर्यावरण रक्षा के लिए दिया जाता है। किसके लिए? पर्यावरण रक्षा के लिए दिया जाता है। ठीक, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा डी, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नौकरी उतनी आसान नहीं है, लेकिन आपके मनोबल, आपकी मेहनत से बढ़कर नहीं है। किस खेल के साथ लैट शब्द जुड़ा हुआ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, किस खेल के साथ लैट शब्द है?
जी हाँ, यह होगा बैडमिंटन। बैडमिंटन के साथ लैट शब्द जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? लैट शब्द बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। हम आगे बढ़ने के लिए प्रश्न की तरफ। मैं चाहता हूं जैसे मैं सरकारी शिक्षक बना हूं, ऐसे आप भी सरकारी शिक्षक बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसलिए मेरी क्लास आपको निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिलती रहेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, बताइए रोहितंग बोरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? डेली क्लास के टाइमिंग 9:30 बजे है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, 9:30 बजे। इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश सिलेक्शन वाली क्लास। अब की बार एक सीट हमार। रोहितन बेरिया ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, यह राष्ट्रीय ट्रॉफी है। कैसी है? यह राष्ट्रीय ट्रॉफी है। एक प्रकार की राष्ट्रीय नहीं, आप लोग कहेंगे सर ये कहां कहां से प्रश्न लेकर आते हैं। यह राष्ट्रीय ट्रॉफी है। कैसी है? राष्ट्रीय ट्रॉफी है। अगला प्रश्न है, भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं? एकदम हलवा वाला प्रश्न है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस देश के निर्माताओं, जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, भारत में रेल के डिब्बे कपूरथला और पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। ठीक, पेराम्बूर कहां पर है? जी हां, अगर हम पेराम्बूर की बात करेंगे तो कहां पर है? ये चेन्नई में है। पेराम्बूर कहां पर है? पेराम्बूर चेन्नई में है। ध्यान से लिख लीजिएगा आप लोग। चेन्नई। कपूरथला की बात करें तो ये पंजाब में है। कहां पर है? ये पंजाब में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। समझ में आया सबको? हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न आपके हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अब है करंट के सवाल। एकदम मजेदार प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न नंबर 41। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सब साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे सभी साथी। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? सभी साथी जल्दी से कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। जो भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। यह मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किस लिए? चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। किसके? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला है E5 सीरीज सिंक्रोनेशन क्या है? ये करंट के सवाल है आपके 10। आप लोगों ने एकदम सही बताया है, सभी लोगों ने सही बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने, E5 सीरीज सिंक्रोनेशन किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये करंट का सवाल है। ये 2020-21 के करंट के सवाल हैं। जी हां, परीक्षा वाले प्रश्न हैं। कमेंट नहीं देखेंगे, सिलेक्शन आपको लेना है। कमेंट से ज्यादा आपका सिलेक्शन माने रखता है। देखिए, यह है जापानी हाई स्पीड ट्रेन का प्रकार। देखिए, यह पूर्वी जापान रेलवे कंपनी द्वारा संचालित की गई है। जापानी दूतावास में ने भारत में निष्पादित होने वाली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पहली झलक जारी की गई है। यह श्रृंखला ट्रेन का उपयोग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लागू करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना 2023 तक पूरी होगी। कब पूरी होगी? 2023 तक पूरी होगी। ठीक, अगला है प्रश्न नंबर 43। यह कहां से कहां बनाई जा रही है? मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना है। किस जिले में भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन खोला गया? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है 24 परगना जिला। क्या होगा? 24 परगना जिला। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एवं नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन
चौबीस परगना जिले के अशोकनगर में कुएं से तेल का उत्पादन शुरू कर भारत का 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पादन बेसिन शुरू किया। ठीक है, कहां पे? परगना जिले के अशोकनगर फर्स्ट से। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 44, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी खेल खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में नहीं जोड़ा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जल्दी से कमेंट जरूर करके बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। मुझे ये देखना है कि कौन इस प्रश्न का जवाब सही देता है, एकदम से सभी लोग दीजिएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा भैया, कमेंट करने की जगह। यह वीडियो फेसबुक पेज और यूट्यूब पर निःशुल्क आपके लिए लाइव है, देश हित में राष्ट्र हित में मेरे द्वारा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। देखिए, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? ये है कलरिया पायट्टू है, थांगता है, मतखब है, लेकिन पोसम पान नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी। कैसे? खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4 स्वदेशी खेल, जिसमें क्या क्या था आपका लिखना चाहिए, कलरी पायट्टू, थांगता, मलखब, उसके बाद गतका, उसके बाद क्या था? गतका। कौन? 1 2 3 4, ये 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी। ये खेल हरियाणा में होंगे। ये सारे खेल कहां पे होंगे? हरियाणा में। लिख लीजिएगा, ये सारे खेल कहां होंगे? हरियाणा में। ये सारे खेल हरियाणा में होंगे। अब कलरिया पायट्टू एक भारतीय मार्शल आर्ट है। ये क्या है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। ये कैसा है? ये एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। ये केरल में उत्पन्न हुआ है और ये पूरे विश्व में खेला जाता है। स्वदेशी खेल अगर हम मलखंब की बात करें, अगर हम मलखंब की बात करें, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। कहां पे? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये लोकप्रिय है। गतका की अगर हम बात करें तो गतका पंजाब का हथियार, गतका पंजाब का हथियार पर परंपरागत मार्शल आर्ट है। कहां पर? पंजाब का। गतका कहां पर है? पंजाब का एक मार्शल आर्ट हथियार है। आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। थांगता, थांगता क्या है? ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। ये क्या है? ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्शन वाली क्लास है। ठीक है, अगर इससे बेहतर कोई पढ़ा दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके नौकरी के लिए पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं अपने माता पिता का सपना पूरा जरूर करें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है नियंत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के रूप में किसने प्रभार ग्रहण किया है? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं। बस आपका एक मोटो, सिलेक्शन। अब की बार एक सीट हमारा। देखिए, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा, वाइस एडमिरल संदीप नैथानी। क्या होगा? संदीप नैथानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कैसे? 21 दिसंबर 2020 को। कब? 21 दिसंबर 2020 को। देख रहे करंट आपकी परीक्षा वाले हैं। एडमिरल बीएसएम के नियंत्रक युद्धपोत उत्पादक अधिग्रहण के रूप में कार्यभार इन्होंने संभाला। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। कौन सा मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा से पहली बार ताजा चट्टान के नमूने का लगभग 2 किलोग्राम ले पृथ्वी पर लौट आया? 46 इस प्रश्न का जवाब सबको देना है, क्योंकि ये जल्दी से कमेंट करिएगा यार। आप मानिए परीक्षा हाल में बैठे, मत सोचिएगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, इस भर्ती में एक पद ले ले, उसके लिए जान लगा दीजिए अपनी। जी हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस 45 दिन में आपको उतनी मेहनत करनी जितना आपने अपने जीवन के इन 15 वर्षों में नहीं किए हैं पढ़ाई के दौरान। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा चांग 5। ए इस प्रश्न का सही जवाब है। कैसे? चीन का चांग 5 चंद्र मिशन 44 वर्षों में चंद्रमा की पहली ताजा चट्टान के नमूने 2 किलोग्राम लेकर पृथ्वी पर वापस आया है। नमूने को सील कंटेनर रखा गया है, जो कि एसेंट वाहन द्वारा रिटर्न मॉड्यूल में वापस ले जाया गया था। अगला, विश्व भारती राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना किसने की?
सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। क्या ऐसे प्रश्न को आपने पढ़ा है अभी तक? अगर नहीं पढ़ा है तो प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की सीरीज के पे लाइव आया करिए, क्योंकि सुबह 6:30 बजे करंट की सीरीज मिलती है। करंट की सीरीज टॉप 2020 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रश्न नंबर 47 का जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कैसे, आइए देखते हैं। यह सार्वजनिक अनुसंधान केंद्र विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में मौजूद राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1921 में, कब? वर्ष 1921 में इसकी स्थापना की थी। जी हां, विश्व भारती से कहा, संस्था को विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ होता है भारत के साथ दुनिया का संवाद। यह स्वतंत्रता से पहले तक का एक कॉलेज था और स्वतंत्रता के तुरंत बाद इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। किसे? केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हम आगे चल रहे अगले प्रश्न की तरफ। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपकी आत्मा ये कह रही है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूं तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। चलिए अगला है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित कंपनियों में से किसने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की? 48 नंबर प्रश्न का जवाब आपको देना है सभी को। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड इसका सही जवाब होगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस और लॉजिस्टिक और वेयरिंग हाउस बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की। यह रिलायंस द्वारा अपने तेजी से बढ़ते खुदरा व्यापार को जोड़ने और जेफ बेजोस के अमेजन से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया गया। अगला, 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? प्रश्न नंबर 49 का सभी साथी जवाब देंगे, चाहे इसे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सभी साथी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, एसएसटी की क्लास, साइंस की क्लास, सभी क्लास टेलीग्राम पर इसकी लिंक है। क्या आप लोग टेलीग्राम पर अभी तक जुड़े हैं? देखिए प्रश्न नंबर 49 का होगा चीन। क्या होगा? चीन। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आइए जानते हैं कैसे। प्यूर्टो रिको में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ओरेसेबो आज वेंट्री के ढह जाने के बाद चीन ने घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए अपनी दुनिया का सबसे बड़ा 500 मीटर, जी हां 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप खोलेगा। फास्ट का निर्माण 2016 में पूरा हुआ था। यह दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ में एक प्राकृतिक बेसिन दाओदांग औसाद में स्थित है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए जो रूस का, देखिएगा रूस का राटा 6000। देखिए यहां पर एक बात आप लोग याद रखिए, रूस का जो रूस का राटा था, यह दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश एपर्चर टेलीस्कोप है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल डिश एपर्चर टेलीस्कोप है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सवाल, प्रश्न नंबर 50। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जस्टिस जैन कमेटी किससे संबंधित है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जी हाँ, ऑनलाइन क्लास या नोट्स के संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए मेरे द्वारा निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में क्लास चलती है। सभी क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी प्रश्न के लिए आप इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लास के टाइम बात करना अलाउ नहीं है। ये क्लास आपको रात 9:30 बजे से चलती है। जीएस पेपर फर्स्ट की सीरीज सभी के लिए अनिवार्य। सुबह 6:30 बजे डेली करंट की क्लास चलती है। स्पेशल क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें।
सभी की लिंक वहां पे मिल जाएगी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जस्टिस जैन कमेटी 1994 के फ्रेमअप मामले के लिए सम्मिलित है। इस प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। न्यायाधीश डी के जैन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी 1994 के जघन्य इसरो फ्रेम अप मामले के लिए जिम्मेदार बेईमान अधिकारियों को सुकून देने के लिए काम शुरू कर देगा। इस मामले में देश के प्रमुख अंतरिक्ष वैज्ञानिक में से एक नबी नारायण के जीवन और प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। जी हां, इस प्रश्न का उत्तर एक था। इसी के साथ आज की क्लास टॉप 50 की सीरीज खत्म होती है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सब रेस के घोड़े हैं। क्या आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है? जी हां, ठीक है। सभी लोग पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ उपलब्ध नहीं होगी, क्लास की पीडीएफ नहीं, आप कॉपी भी कलम पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नोट करेंगे तो याद रहेगा, पीडीएफ रहेगा तो याद नहीं रहेगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो भैया शेयर करिएगा, पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास बेहतर लगे, चलिए कमेंट ले लेते हैं। चलिए अनुप जी ने कहा कमेंट ले लीजिए, अपने जल्दी जल्दी सवाल पूछिए। 1 मिनट आपके पास, सवाल पूछिए। कोई सवाल पूछ लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर क्लास बेहतर लगे तो वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से निःशुल्क क्लास आपके लिए है। अब की बार एक सीट हमार। बताइए, चलिए कोई सवाल नहीं आपका? कोई सवाल नहीं अभी तक आया? थैंक यू, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा। चलिए, सभी विषय की क्लास आपकी अलग से मिलेगी। और कोई सवाल? और कोई सवाल? अच्छा, इंग्लिश है, सीट उर्दू थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आपको। जी, विज्ञान वर्ग वालों गणित और साइंस दोनों पढ़ना है, गणित और विज्ञान दोनों पढ़ना है। और कोई सवाल? हिस्ट्री सुबह 7 बजे से, हिस्ट्री की क्लास टॉपिक बाय टॉपिक सुबह 7 बजे से। हाँ, टॉपिक अनीता जी आपका टॉपिक वाइज करा दिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास जुड़े रहिए, वहां पे टॉपिक वाइज चल रहा है। यहाँ ऑनलाइन क्लास जो इलेनी में दुर्गेश के अन्य टीचर हैं वो यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, टॉपिक वाइज यहाँ पे चल रहा है। और कोई सवाल आपका? थैंक यू, थैंक यू। कथन कारण वाला क्वेश्चन लास्ट दिन करा देंगे। कथन कारण वाला क्वेश्चन एक दिन पूरा करा देंगे, पूरा दिन कथन कारण का चलेगा। हिंदी क्लास के लिए टेलीग्राम पे क्लास आपकी मिल जाती है। हिंदी की क्लास देखिए, सभी क्लासेज आपके लिए मिलती है। देखिए, भाषा की क्लास है, भाषा की तीनों क्लास आपकी उपलब्ध है। ठीक है, इस समय क्या है आपका प्रेजेंट टाइम? हिंदी की है, दूसरी संस्कृत की, फिर यहां पर एसएसटी की क्लास है, फिर विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग, विज्ञान वर्ग में क्या है आपकी? गणित प्लस विज्ञान है। और एसएसटी में अगर आप देखेंगे तो जियोग्राफी है, और कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, कई सेक्शन है आपके। ठीक है, लेकिन 50 नंबर सबके लिए अनिवार्य है। और कोई? उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई समस्या नहीं है। पीडीएफ से ज्यादा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, और बाकी आप लोग वो पढ़ लीजिएगा, इसकी विज्ञप्ति, पूरी विज्ञप्ति पढ़ लीजिएगा। विज्ञप्ति हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके इलानी विद दुर्गेश पे जुड़िएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। और कोई सवाल आपका? ज्योग्राफी क्लास लगातार चल रही, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, हिस्ट्री चल रही है, साइंस चल रहा है, मैथ चल रहा है, हिंदी संस्कृत सभी क्लासेज आपकी लगातार चल रही है। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बाकी क्लास टॉप प्रश्न के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार एक सीट हमार। समय कम है, 45 दिन में इतिहास रचना है, इसलिए आप सबसे पहला काम क्रैश कोर्स पढ़िए, आप सिलेक्शन की तरफ जाइए। अब थियरी पढ़ने का समय नहीं रहा है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं 9:30 बजे 50 प्रश्नों की महागाथा सीरीज के साथ।